हेलो नमस्कार दोस्तों। भारत में यह मानसून का दौर चल रहा है। साउथ वेस्ट से आने वाला मानसून भारत में बारिश का मुख्य कारण है। भारत की 90% वर्षा इसी मानसूनी हवाओं के माध्यम से होती है, जो जून से लेकर सितंबर तक वर्षा कराती हैं। इस दौरान आपने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर क्लाउड बस्टिंग की घटना आम रूप से सुनी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी क्लाउड बस्ट के बारे में, अर्थात बादल के फटने के विषय में कि यह बादल का फटना आखिरकार क्यों होता है, क्या इसके पीछे का कारण है। चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, क्लाउड बस्टिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा ओरोग्राफिक रेन को, अर्थात पर्वतीय वर्षा किस तरीके से होती है, क्योंकि पर्वतीय वर्षा समझे बिना हम बादल फटने की घटना को सही तरीके से नहीं समझ सकते। और इसमें हम यह भी समझेंगे कि भारत में आखिर यह पर्वतीय वर्षा किन किन क्षेत्रों में होती है और उसका क्या प्रभाव हमको देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारत में यह जो वर्षा होती है वह कहां पर होती है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कि भारत में जो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है वह किस तरीके से होता है और इसका मुख्य पैटर्न जो है वो क्या है। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यह जो भारत में आप दोनों साइड देखेंगे, चाहे आप बे ऑफ बंगाल के साइड में देखें और चाहे आप अरबियन सी के साइड में देखें, दोनों तरफ आपको वार्म ओशियन देखने को मिलता है। वार्म ओशियन जो है यहाँ से इवेपोरेशन की घटना होती है, अर्थात जो है वाष्पीकरण जो है वो यहाँ से होता है। अब भारत में जो सी विंड चलती है, अर्थात जो प्रिवेलिंग विंड है, वो प्रिवेलिंग विंड इस इवेपोरेशन की वजह से जो ह्यूमिडिटी और या इसको मॉइस्चर कह दें, उसको वो कैरी करके लेके चलती हैं और कैरी करके लेते हुए वह पहाड़ी क्षेत्रों पे जब वो अपने आप को ऊपर की ओर ढाल के सहारे ले जाती हैं। अच्छा, जब ये ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हैं तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करने लगता है। यहाँ पर जैसे ये मॉइस्चर इस प्रिवेलिंग विंड के सहारे ऊपर की ओर चढ़ता है, वैसे यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जहां पर बादलों का बनना शुरू होता है, अर्थात बादल जो है वो बन जाते हैं। जब बादल इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वह अपने अंदर जो मॉइस्चर है उसको होल्ड नहीं कर पाते, तो वह वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। और यही जो पूरी प्रक्रिया है, इसी को हम वर्षा अर्थात रेन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह इस ढाल के सहारे ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है। ऐसे में वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी और जैसे ही यह बादल एक आइस लाइन को पार करता है, वैसे ही आप देखेंगे कि रेनफॉल की जगह पे स्नोफॉल जो है वो शुरू हो जाता है। इस वजह से जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है स्नोफॉल। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्लेशियर यहाँ पर फॉर्मेट हो रहे हैं या फिर यहाँ पर आप स्नोफॉल देख रहे हैं। ये जो एरिया है जिधर से ये प्रिवेलिंग विंड आ रही है और वर्षा करा रही है, इस प्रिवेलिंग विंड के एरिया को आप यहाँ पर कहते हैं विंड वर्ड साइड। इसे कहा जाता है विंड वर्ड साइड। और ये विंड वर्ड साइड जो है वह इस पूरे प्रक्रिया में सबसे अधिक रेनफॉल जो है वो यहाँ पर देखता है। अब जैसे ही ये प्रिवेलिंग विंड इस चोटी को पार करके इस पहाड़ के दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है, इस पहाड़ के दूसरे सिरे पर आती है, वैसे ही क्या होता है, इस ढाल के सहारे यह हवा नीचे की ओर उतरती है। अब हमने देखा है कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पर आप क्या हो रहे हैं, ट्रोपोस्फियर में आप नीचे की ओर आ रहे हैं, ऐसे में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से इस पूरे एरिया में कंडेंसेशन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको रेनफॉल नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। इस वजह से इस एरिया को कहते हैं रेन शेडो एरिया। तो आप देखेंगे पहाड़ के एक साइड पर तो आपको अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी, वहीं पर पहाड़ का जो दूसरा तरफ है वहां पर आपको रेन शेडो एरिया देखने को मिलेगा, अर्थात ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र पूर्ण रूप से जो है वो सूखाग्रस्त हो जाएगा।
अगर हम हिमालय का केस यहाँ पर देखें तो हिमालय के केस से आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर एक तरफ से जो वार्म मॉइस्ट विंड आ रही है, कहां से आ रही है? ये बे ऑफ बंगाल से और अरबियन सी से आ रही है। ये हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है, जो साउथ वाला ढाल है, इस ढाल के सहारे जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आप देखेंगे ढाल का जो एक सिरा है वह नेपाल और भूटान का एरिया पड़ता है। ऐसे में इस ढाल से ऊपर बढ़ते हुए ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया करते हैं और कंडेंसेशन होने की वजह से आप देखेंगे नेपाल, भूटान और हिमालय के जो दक्षिणी ढाल हैं, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो एरिया है, वहां पर आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इस पूरे चोटी को पार करके हिमालय के दूसरी तरफ पहुंचता है, वहां पर आपको वार्म और ड्राई विंड देखने को मिलेगी। कारण ये है कि जैसे जैसे नीचे इस ढाल के सहारे यह विंड आ रही है, वैसे वैसे इसका इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है और इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो विंड है वो ड्राई विंड के फॉर्म में आती है और ड्राई विंड जो है वो रेनफॉल नहीं कराती। इसीलिए हिमालय का जो आपको उत्तरी छोर दिखाई देगा या जो उत्तरी ढाल आपको दिखाई देगा, ये उत्तरी ढाल जो है वो रेन शेडो एरिया के अंतर्गत आता है और इन सभी एरिया में आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। अब भारत की बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में कहां कहां ऐसे एरिया देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट का एरिया है। आप वेस्टर्न घाट के एरिया को अगर ध्यान से देखेंगे तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से आने की वजह से जो वेस्टर्न घाट का, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट साइड अर्थात पश्चिमी जो क्षेत्र है, उस पश्चिमी ढाल पर आपको अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पश्चिमी ढाल है वहां पे वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है। लेकिन जैसे ही इस वेस्टर्न घाट के आप ईस्टवर्ड बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये रेन शेडो एरिया आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखेंगे हिमालय का ये जो क्षेत्र है, इस हिमालय के क्षेत्र में आप यहाँ देखेंगे जो लद्दाख और उसके आसपास का एरिया है, यहाँ पर भी आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये अलग बात है, ये डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत आता है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, वो है अरावली का। ये अरावली माउंटेन है और जो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर आ रहा है, ये साउथ वेस्ट मानसून की जो अरबियन सी ब्रांच है वो इसके पैरेलल निकल के पंजाब हिमालय पहुंच जाती है और पंजाब हिमालय में वर्षा कराती है। ऐसे में यहाँ पर जो राजस्थान का एरिया, यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाती। इधर से आप नोटिस करेंगे कि बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो मानसूनल विंड है उसको ये पर्टिकुलर अरावली माउंटेन जो है वो रोक लेता है। ऐसे में जो इस अरावली माउंटेन का ईस्टर्न साइड है अर्थात जो पूर्वी ढाल है, वहां पर तो आपको रेनफॉल थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन इस ईस्टर्न घाट की अगर आप वेस्ट साइड पे जाए, सॉरी, इस जो अरावली की आप जो वेस्ट साइड जाएंगे, इस वेस्ट साइड पे आप देखेंगे ये रेन शेडो एरिया बन जा रहा है। इस वजह से राजस्थान का जो एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेस्ट, जो हमारे अरावली की वजह से यहाँ पर आपको रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलेगा और इस वजह से इस एरिया में आपको डेजर्ट जो है वो बहुत देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो ओरोग्राफिक रेन होती है वो किस तरीके से होती है और इस ओरोग्राफिक रेन का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है इंडिया में। और कई सारे एरियाज को यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि आखिर कहाँ कहाँ पर आपको ऐसे रेन शेडो एरिया बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें जो मुख्यतः चर्चा करनी थी वो क्लाउड बस्टिंग की है। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्लाउड बस्टिंग को ध्यान से समझें तो क्लाउड बस्टिंग को लेकर जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि भाई जो 20-30 किलोमीटर का एरिया होता है, इस 20-30 किलोमीटर के एरिया में जब 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से अधिक की रेनफॉल हो जाती है, इस घटना को हम क्लाउड बस्टिंग कहते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो क्लाउड बस्टिंग की घटना होती है वो मुख्य रूप से भारत के हिमालयी क्षेत्रों में होती है। इसमें आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के एरिया को देखेंगे। कभी कभी यह घटनाएं आपको वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वहां पर यह घटना काफी फ्रीक्वेंट नहीं है। जबकि अगर हम देखेंगे तो इंडिया के हिमालयी क्षेत्रों में यह घटना काफी फ्रीक्वेंट देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब समझ लेते हैं कि आखिर यह जो क्लाउड बस्टिंग की घटना है वह क्यों होती है। तो क्लाउड बस्टिंग की घटना को समझने के लिए हम वापस से अपने उसी मैप पर आते हैं जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओरोग्राफिक रेन।
अब यहाँ नोटिस करेंगे कि जो इस ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पर हो रहा है, अब आपने यहाँ पर देखा कि भाई इस एरिया में कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो रही है और कंडेंसेशन की प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर रेनफॉल हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रिवेलिंग विंड यहाँ से आ रही है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी जो है या मॉइस्चर जो है उसको कैरी कर रहे हैं। अब ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कैरी करके जब ये विंड ऐसे आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पहले से ही आप देख रहे हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठा हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट जो है इस लगातार तेज आती जो हवाएं हैं इनकी वजह से ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर सप्लाई जो है इस ह्यूमिडिटी की या वाटर ड्रॉपलेट्स की लगातार बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स अपने भार की वजह से अचानक से नीचे की ओर आने लगते हैं और जब अचानक से नीचे की ओर आने लगते हैं इस वजह से 1 घंटे के अंदर आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल जो है इस एरिया में देखने को मिल जाता है। जब ऐसा कुछ होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्लाउड बस्टिंग कहते हैं। और क्लाउड बस्टिंग के लिए जो आप मेन एरिया देख रहे हैं वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर आप अच्छा खासा क्लाउड बस्टिंग जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारा केदारनाथ का एरिया है या फिर जो जम्मू कश्मीर के आसपास का एरिया है वहां पर, हिमाचल में आप देखेंगे वहां पर क्लाउड बस्टिंग की घटना फ्रीक्वेंट होती रहती है। एक और रीजन है भारत में जिसकी वजह से क्लाउड बस्टिंग होती है और वो रीजन है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच का आपस में टकराना। आखिर होता क्या है इसको समझिएगा। पहले होता यह है कि भाई एक तरफ से अरबियन सी ब्रांच आगे बढ़ रही है, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आगे बढ़ रही है और ये दोनों ब्रांच जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास जाके कोलाइड करती हैं। इस वजह से अचानक से वहां पर जो वाटर वेपर है या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं और जब उनके नंबर बढ़ जाते हैं तो वहां पे अचानक से वर्षा जो है वो शुरू हो जाती है और वर्षा इतनी ज्यादा होती है कि उसका इम्पैक्ट उन सब एरिया में देखने को मिलता है और इस क्लाउड बस्टिंग की वजह से वहां पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं और इन फ्लैश फ्लड्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जान माल की हानि जो है हमको उस एरिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की घटना जो है वह भी लगातार इस एरिया में बढ़ती जाती आपको दिखाई देगी। एक और चीज समझते हैं यहाँ पर कि आखिरकार जो ये क्लाउड बस्टिंग की घटना है, एक क्लाउड बस्टिंग की घटना आज के समय में या पिछले 5 सालों में क्यों बढ़ती जा रही है। देखिए, हमने यहाँ पर एक चीज समझी कि क्लाउड बस्टिंग के पीछे मुख्य रूप से जो ओशन है उनका गर्म होना और उसकी वजह से जो वहां से वेपर आ रहे हैं बहुत तेजी से। अब जब क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जब इवेपोरेशन लगातार बढ़ता जाएगा तो सप्लाई ऑफ ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और इस वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वो इकट्ठा हो जाएंगे और यह एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है क्लाउड बस्टिंग का। आज के समय में कई बार देखा गया है कि क्लाउड बस्टिंग बहुत निचले इलाकों में भी हो जा रहे हैं और ये निचले इलाकों में होने का मुख्य रीजन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग ही यहाँ पर बन रहा है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर इस ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमको यह क्लाउड बस्टिंग की घटना ज्यादा दिखाई देगी और इसके लिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल को यहाँ पर हमें कम यूज करना पड़ेगा और उसकी जगह पे जो हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, इन सब का उपयोग जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा और तभी हम ये जो लगातार मौसमी परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं इनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा हमने करी क्लाउड बस्टिंग की। यहाँ पर हमने डिटेल में समझा ओरोग्राफिक रेन पैटर्न को, रेन शेडो एरिया को, इंडिया में कहाँ-कहाँ ऐसे एरिया देखे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जिससे हम इस नॉलेज को और स्प्रेड कर सकें। तो दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।